नमस्कार, जोहार। आप सभी साथियों का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल पीसीएस फाउंडेशन में। तो आज हम बात करने वाले हैं एक साइंस कांस्टेबल में जो प्रश्न पूछा गया था किस चीज का, तो हमारा सब पूछा गया था साइंस का सवाल। तो देखेंगे किस तरह का सवाल पूछा गया था। बहुत बेहद आसान सवाल पूछा गया था, यानी कि आप 10वां क्लास के साइंस पढ़े होंगे तो सवाल सब मार देंगे आसानी से। तो चलिए इसी को देखते हैं और देखते हैं कि किस तरह का आगे सवाल पूछेगा, और इसी को हम लोग जानने का प्रयास करेंगे और पूरा एक्सप्लेनेशन के साथ हम लोग जानेंगे। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। ठीक है, किन्हीं को भी आप पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ मिल जाएगा। कहाँ पे? तो मिल जाएगा पीसीएस फाउंडेशन के टेलीग्राम चैनल पर जाइएगा, वहां पर आपको यह पीडीएफ देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। हाँ, पीडीएफ कहाँ मिलेगा फिर से लिख दे रहे हैं। तो पीडीएफ मिल जाएगा आपका पीसीएस फाउंडेशन के टेलीग्राम चैनल पर, आपको यह पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है, सर्च कर लीजिएगा। ठीक, अगर नहीं मिलेगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए पहला सवाल आपके सामने है कि प्रकाश संश्लेषण में कौन सा ऊर्जा रूपांतरण में होता है। यह सवाल जो है एक्साइज कांस्टेबल का जो एग्जाम हुआ था वहां पर यह सवाल पूछा गया था। पहला ही सवाल था कि प्रकाश संश्लेषण में कौन सा ऊर्जा रूपांतरण होता है। इसमें ऑप्शन पढ़िए, रासायनिक ऊर्जा से प्रकाश ऊर्जा की, गतिज ऊर्जा से प्रकाश ऊर्जा की, या प्रकाश ऊर्जा से रासायनिक ऊर्जा की, या इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा आंसर हो जाएगा आप बताइए बताइए। तो इसमें जो है सही आंसर कौन सा हो जाएगा? इसमें सही आंसर है प्रकाश ऊर्जा से रासायनिक ऊर्जा की इसमें रूपांतरण होता है। अगर हम बात करें फोटोसिंथेसिस की, तो वह प्रक्रिया से पौधे जो है ना, पौधे क्या है कि पौधे सूर्य से, ये है प्लांट, ये सूर्य से प्रकाश की क्लोरोफिल की सहायता से क्या करते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड और जल कार्बोहाइड्रेट में बदलते हैं, और इस प्रक्रिया में ऊर्जा का क्या होता है, ऊर्जा प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा की रूपांतरण होता है। जब क्लोरोफिल कब होता है? जब फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया होता है उस समय, या क्या होता है, प्रकाश ऊर्जा से रासायनिक ऊर्जा की ओर रूपांतरण होता है। ठीक है, अगला सवाल देखिए। सवाल है ये, पढ़िए सवाल। सवाल है कि चेचक के लिए टीके का आविष्कार किसने किया था, और हम बताना है। ठीक है, किसने किया था? बहुत ही बेहद आसान सवाल है, आप लोग एक बार पढ़िए तो सही। पहला है कि जोनास साल्क, एडवर्ड जेनर, या वर्ल्ड मेडर मेरीडी काई हॉफमेकिन, या चार्ल्स डार्विन के द्वारा किया गया था। सो बताना है आंसर। ठीक है, तो किसने किया था? तो ये जो है 1796 में यह इसका आविष्कार किया गया था। कब किया गया था? तो 1796 में किसने किया था? तो एडवर्ड जेनर के द्वारा जो है चेचक के टीके की आविष्कार किया गया था। कब किया गया था? 1796 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। यह सवाल देखें। सवाल है कि निम्न में से कौन सा पदार्थ को तापित करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त किया जा सकता है। तो कितने डिग्री, कितना केल्विन पर इसको उबालेंगे जो क्या होगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त किया जा सकता है। बताइए कौन सा हो जाएगा? धोने का सोडा, पाक सोडा, जिप्सम ग्रेनाइट, या कौन सा हो जाएगा ऑप्शन? बताइए। सवाल पूछा है कि निम्न से कौन सा पदार्थ तापित करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त किया जा सकता है, तो कौन सा आंसर हो जाएगा? कौन सा हो जाएगा? तो आप लोग सही बोले, ये हो जाएगा आपका कौन सा, जिप्सम। जिप्सम को जो है इस क्या किया जाता है, तापित करने पर इसको कितना डिग्री केल्विन पर तापित किया जाता है? तो 373 केल्विन पर यह तापित करके हम लोग क्या प्राप्त किया जा सकता है, जिप्सम जो है प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त किया जा सकता है। किसको ये करेंगे? तो ये करेंगे जिप्सम को। चलिए अगला सवाल देखते हैं। यह सवाल देखिए, सवाल पूछा है कि रतौंधी किसकी कमी से होता है। बहुत ही बेहद आसान सवाल। अभी तक जितना भी सवाल आप देखे हैं वो सभी, मतलब आप लोग ऐसा कभी नहीं कि आप नहीं पढ़े होंगे। ठीक है, तो ये सवाल देखिए। सवाल है कि रतौंधी किसकी कमी से होता है। विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, या विटामिन डी, किसकी कमी से होता है, वो सवाल आपको बताना है। देखिए बहुत ही बेहद आसान सवाल है। ठीक है, तो कौन सा हो जाएगा? तो ये होता है, क्या होता है, कौन सा, विटामिन ए की कमी से क्या होता है, ये रतौंधी हो जाता है। ये कौन सा कमी से? विटामिन ए की कमी से। इसका व्यवसाय में कौन सा कमी होता है? रेटिनॉल। ठीक है, इसमें क्या होता है ना कि जब अंधेरा होता है उस समय नहीं दिखाई दे, कम दिखाई, मतलब इस मतलब दिखाई, मतलब दिखाई ही नहीं देगा।
ठीक है, कौन सा हो जाएगा? विटामिन ए, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, सवाल है कि इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की? सवाल, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया था? तो इलेक्ट्रॉन की खोज रदरफोर्ड, नील बर्नर, जे थॉमसन या इनमें से कोई नहीं। सवाल बताना है, ठीक है। बताइए किसने किया था इलेक्ट्रॉन की खोज? तो आप लोग यही सही बोल रहे हैं, और कहाँ के थे जो खोज किए थे वो आपको बताना पड़ेगा, ठीक है। तो जे थॉमसन जो थे ये कब किए थे खोज इलेक्ट्रॉन की? तो आप लोग बताइए कब किए थे? तो ये किए थे 1897 में जो है इलेक्ट्रॉन की खोज किए थे। लेकिन इलेक्ट्रॉन की खोज करने पर इनको क्या मिला? नोबेल प्राइज मिला। कब मिला था? तो बताइए कब मिलेगा? वो नोबेल पुरस्कार कब मिला था? तो मिला था नोबेल प्राइज 1906 में मिला था। कब मिला था? 1906 में मिला था। किस चीज के लिए? तो ये क्या किया था? इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन के द्वारा किया गया था, तो इसको क्या मिला था? नोबेल प्राइज मिला था, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखिए, सवाल है कि निम्न में से कौन सा ऊर्जा का एक नवीकरणीय रूप नहीं है? ऊर्जा का एक नवीकरणीय रूप नहीं है, इसमें बताइए तरंग ऊर्जा, तापीय विद्युत संयंत्र, भूतापीय ऊर्जा या ज्वारीय ऊर्जा। इनमें से कौन सा ऊर्जा जो है वो क्या है? नवीकरणीय ऊर्जा के रूप में नहीं है। बताइए कौन सा हो जाएगा? आप लोग बताना है, ठीक है। हो बताइए आप लोग। आपको बताना है। तो नवीकरणीय ऊर्जा के रूप में नहीं है, इसमें जो आप जानते हो कौन सा हो जाएगा? कौन सा हो जाएगा बताइए तो। ये बताइए, चारों ऑप्शन दिया हुआ है। तो तापीय विद्युत संयंत्र जो है ये क्या हमारा नवीकरणीय ऊर्जा नहीं है? बाकी सब हमारा नवीकरणीय ऊर्जा है। कौन कौन सा? तो एक है तरंग ऊर्जा, एक है भूतापीय ऊर्जा, एक है ज्वारीय ऊर्जा। इसमें से हम लोग क्या है? नवीकरणीय ऊर्जा उसको बोलते हैं ना, जैसे कि ये है, ये किस पे दहन है? कोयला और पेट्रोल जब तक रहेगा उसी को, मतलब ये तो एक सीमित सीमित है ना, एक ना एक दिन तो खत्म ही होगा। तो ये एक ना एक दिन खत्म होगा। ये कौन सा हो जाएगा? इनमें से कौन सा ऊर्जा एक नवीकरणीय ऊर्जा के रूप में नहीं है? तो तापीय विद्युत संयंत्र जो है यह नहीं है। लेकिन ये सब क्या है? तरंग ऊर्जा, ये हम लोग पैदा कर सकते हैं जो है, ठीक है। भूतापीय ऊर्जा जो कि ज्वालामुखी वगैरह फटता है तो उससे भी हम लोग क्या बिजली भी पैदा कर सकते हैं। और ये ज्वारीय ऊर्जा जो टाइड चलता है, समुद्र की लहर चलता है, उससे भी हम लोग टरबाइन के माध्यम से हम लोग बिजली पैदा कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए ये है आपका। अगला सवाल देखिए, सवाल है कि सीएफसी अथवा क्लोरोफ्लोरोकार्बन के निरंतर प्रयोग के फल निम्न में से कौन सा खतरा उत्पन्न हो रहा है? सीएफसी अथवा क्लोरोफ्लोरोकार्बन के निरंतर प्रयोग के फलस्वरूप निम्न में से कौन सा खतरा उत्पन्न हो रहा है? तो मृदा निम्नीकरण हो रहा है, जल प्रदूषण हो रहा है, या ओजोन परत निशेषण हो रहा है, या इनमें से कौन सा हो रहा है? आप लोग का बताइए। क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ठीक है। बताइए कौन सा हो रहा है? बहुत ही आसान सवाल है, ठीक है। चलिए हाँ बताइए। चलिए
चलिए कौन सा हो जाएगा, सीएफसी करण क्या होता है, सीएफसी करण जो होता है, अगर आप देखिएगा ये हमारा वायुमंडल है, तो यहाँ पर एक ओजोन परत है, ठीक है, क्या है, ओजोन परत है, क्या होता है, ओजोन परत, ओजोन O3 जो होता है, तो सीएफसी जो होता है ना, इसको क्या करता है कि मतलब इतना हो जाता है कि उसको मतलब तोड़ देता है, तोड़ने के मतलब कहने का मतलब है कि कहीं की अगर ओजोन परत हम जो का यहाँ से किरण अगर आ जाएगा धरती पे, तो सोचिए कितना नुकसान है, ठीक है। इससे क्या होता है, इससे क्या है, पोरोस परत निशेषण हो जाता है, टूट जाता है, मतलब इसमें छेद हो जाता है ज्यादा यूज करने से। इसीलिए क्या है, एसी वगैरह ज्यादा यूज नहीं करना चाहिए, ताकि उससे क्या आपका क्लोरोफ्लोरोकार्बन ये आपका उससे हुई हो सकता है। तो ठीक है, तो चलिए आगे सवाल देखिए। यह सवाल देखिए, सवाल है कि प्रतिध्वनि निम्न कारणों से उत्पन्न होती है। प्रतिध्वनि जो होता है, इको होता है, तो किसके कारण उत्पन्न होती है, सो बताना है आप लोग, बताइए किसके कारण होता है, प्रवर्तन, अपवर्तन, विरलन या इनमें से कोई नहीं, ये बताना है, ठीक है। ठीक है, तो किसके माध्यम से होती है प्रतिध्वनि, तो ये प्रवर्तन के माध्यम से उत्पन्न होती है। जैसे कि आपका एक ठोस है, इसे या तरल, इससे जो ध्वनि ऐसे करके वापस आती है ना, तो इसी को क्या बोलते हैं, परावर्तन बोलते हैं, जो कि हमको क्या बोलते हैं, सरल भाषा में बोल सकते हैं, अरे इको आओ मतलब गूंजता है, मतलब अच्छा हम आपको सामने बोल रहे हैं, तो उधर से कुछ ठोस है, तो उधर से कुछ आ रहा है, तभी तो किसी माध्यम तो है ना भाई, ठीक है, तभी तो अब यहाँ इस पे माइक में आवाज जा रहा है, तो इसके कारण क्या बोलता है, परावर्तन, ठीक है। आगे देखिए, ये सवाल देखिए, वसा के संचयन के लिए निम्न में से कौन सा उत्तक जिम्मेदार होता है, वसा के संचयन के लिए निम्न में से कौन सा उत्तक जिम्मेदार होता है, तो कौन सा हो जाएगा, उपास्थि, वसा उत्तक, अवकाशी उत्तक, या इनमें से कोई नहीं, ये आपको बताना है, ठीक है, बताइए, थोड़ा सोचिए, सोचने का मौका दे रहा हूं, आंसर टिक मार के चल जाएंगे तो क्या फायदा, ठीक है, थोड़ा सोचिए। चलिए, कौन सा सोचे आप लोग, तो इसमें जो सही आंसर है, ये होता है वसा उत्तक। ये क्या होता है, ये कहाँ पे होता है वसा उत्तक, तो वसा उत्तक जो होता है, वसा उत्तक कहाँ होता है, ये होता है त्वचा के आंतरिक भाग में, कहाँ पे, त्वचा के नीचे और आंतरिक भाग में, नीचे और आंतरिक भाग में, आंतरिक भाग में यह होता है, ठीक है। इसकी जो कोशिकाएं वसा की बूंदों से क्या होता है, इसके जो कोशिकाएं होती है वो वसा के बूंदों से भरी होती है, वसा की बूंदों से यह भरी होती है, ठीक है। जो ऊर्जा संचय है उसमें कुचालय का कार्य करते हैं, जो क्या है, जो ऊर्जा संचयन या ऊर्जा कुचालक का यह काम करती है, ठीक है। तो चलिए अगला सवाल देखिए, सवाल नंबर है कि निम्न में से कौन सा रोगों से लड़ने के लिए प्रतिपिंड उत्तक उत्पन्न करता है, निम्न में से कौन रोगों से लड़ने के लिए प्रतिपिंड उत्तक उत्पन्न करता है, ये सवाल पूछा है, तो कौन सा सही आंसर हो जाएगा, लाल रक्त कोशिकाएं, श्वेत रक्त कोशिकाएं हैं, या रक्त बिंबाणु, इनमें से कोई। इसमें क्या पूछा है कि रोगों से लड़ने के लिए कौन सा होता है, डब्ल्यूबीसी, आरबीसी या प्लेटलेट्स, कौन सा होता है इसमें। तो सबसे आसान जितने भी सवाल देख रहे हैं ना, ऐसा कोई सवाल अभी तक नहीं आप लोग देखे होंगे जो पूछा नहीं, मतलब बन नहीं चाहिए, ठीक है। चलिए कौन सा सोच लिए, तो ये सोचे होंगे WBC, व्हाइट ब्लड कॉर्पस सेल जो होता है, ये क्या है, हमारे हमारे जो होते हैं रक्त कोशिकाएं, विशेष रूप से लिम्फोसाइट जो होता है, इसको क्या बोलते हैं, लिम्फोसाइट, जो क्या है, जो अगर हम देखिएगा कोई भी मतलब रोग जो है हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं, तो उसके खिलाफ क्या करता है WBC सर, अगर मान लीजिए रोगों प्रवेश कर रहा है, तो इसके खिलाफ क्या करता है, और श्वेत रक्त कोशिकाएं, तो श्वेत रक्त कोशिकाएं जो है, जो हम इसके खिलाफ एंटीबॉडी बनाती है, क्या बनाती है, एंटीबॉडी बनाती है, ठीक है। चलिए, तो इसके WBC हम लोग बहुत जरूरी है, ठीक है। चलिए ये सवाल देखिए, सवाल है कि विद्युत धारा की एसआई इकाई क्या है, विद्युत धारा की एसआई इकाई क्या है, यह सवाल पूछा है, बताइए कौन सा हो जाएगा, वाट है, वोल्ट है, एम्पियर है, कूलम है, कौन सा है,
बताइए कौन सा हो जाएगा। आप लोग क्या सोचे, विद्युत धारा को जो है किसमें मापा जाता है, तो विद्युत धारा को जो है एम्पियर में मापा जाता है। विद्युत धारा की दर को किसमें मापते हैं हम लोग, तो विद्युत धारा की दर को हम लोग एम्पियर में मापते हैं। ठीक है, क्या मापते हैं, एम्पियर में। अगला सवाल देखिए, सवाल है कि तारा के टिमटिमाने का घटनाक्रम को निम्न में से कौन सा व्याख्या करता है। तारा के टिमटिमाने के घटनाक्रम को निम्न में से कौन व्याख्या करता है, तो प्रवर्तन, वायुमंडलीय अपवर्तन, प्रकाश का विकिरण या परिक्षेपण। कौन सा आंसर सही होगा बताइए, कौन सा हो जाएगा। तारा टिमटिमाने के घटनाक्रम को कौन सा करता है व्याख्या, तो क्या करता है, सोचिए सोचिए सोचिए। कौन सा हो जाएगा आंसर, आंसर हो जाएगा वायुमंडलीय अपवर्तन। क्या हो जाएगा, वायुमंडलीय अपवर्तन हो जाएगा। इसमें क्या होता है ना, इसमें होता है क्या कि तारों का जो प्रकाश जब पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करता है, जब तारों का प्रकाश जो है ये रहा पृथ्वी, इसमें प्रवेश करता है तो क्या हो जाता है, तारों क्या होता है, तो इसमें जो है वायुमंडल में प्रवेश करता है तो विभिन्न घनत्व वाली परतों से गुजरने के कारण उसका जो है विभिन्न अगर परत से गुजरता है तो उसका घनत्व जो है लगातार क्या होता है, लगातार क्या होता है, तो लगातार अपवर्तन होता रहता है, जिससे क्या होता है, तारा जो है, तारा जो होता है वो अपनी स्थिति से थोड़ा सा हिलता हुआ अलग, मतलब क्या होता है, स्थिति से थोड़ा हिलता हुआ प्रतीत होता है, इसीलिए क्या बोलते हैं कि तारा टिमटिमा रहा है, वास्तव में टिमटिमाता नहीं है। ठीक है, हमको प्रतीत ऐसा होता है कि कैसे होता है, जब प्रकाश का आता है तो इस विभिन्न परतों से गुजरता है। ठीक है, आप अगर यहाँ पर बैठे मतलब है और देख रहे हैं तो ये जब परत आएगा थोड़ा सा विक्षेपण करेगा ना, तो इसी कारण क्या होता है, लगता है कि तारा हिल रहा, टिमटिमा रहा। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए, सवाल है कि लोहे या इस्पात की वस्तुओं का जंग लगने से रक्षा करने के लिए जस्ते का प्रयोग कहलाता है। मिश्रत्व, विरंजन या स्नेहन या यसद लेपन, किससे आप बचा सकते हैं, क्या करने से, या जंग लगने से रक्षा करने से, किससे बचा सकते हैं, इसमें से चार ऑप्शन बताइए। क्या करते हैं लोहे पर जंग से बचाने के लिए, तो उस पे क्या है ना, जिंक का एक क्या करते हैं, तो उसमें है कि जिंक की एक पतली परत चढ़ाते हैं, जिंक की एक पतली परत चढ़ाते हैं किस पे, तो लोहे के ऊपर, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, रसद लेपन, क्या बोलते हैं, रसद लेपन बोलते हैं। ठीक है, चलिए, ताकि उस पर जंग ना लगे, क्या ना, जंग ना लगे। अगला सवाल देखिए, सवाल है कि निम्न में से कौन एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है, नाइट्रोजन, मीथेन, जलवाष्प या नाइट्रस ऑक्साइड, निम्न में से कौन सा एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है, नाइट्रोजन, मीथेन, जलवाष्प, नाइट्रेट ऑक्साइड, ये आपको बताना है। आपको मालूम होना चाहिए कि नाइट्रोजन जो है ये 78% पाया जाता है, कितना, 78%। इसीलिए ये क्या है ना, इसीलिए ये क्या है ले, ये ग्रीन हाउस नहीं है, मतलब 78 भाग में नाइट्रोजन पाया जाता है, कहाँ पे, वायुमंडल में। वायुमंडल में जो है 78% पर कितना भाग पर, वायुमंडल में, तो 78% पर क्या पाया जाता है, ये नाइट्रोजन पाया जाता है। और नाइट्रोजन जो है ये क्या है, ये ग्रीन हाउस गैस नहीं है, क्या है, ग्रीन हाउस गैस नहीं, नहीं ग्रीन हाउस गैस नहीं है। ठीक है, इसीलिए कौन सा आंसर हो जाएगा, नाइट्रोजन। बाकी मीथेन, जलवाष्प, नाइट्रस ऑक्साइड, ये क्या है, ये ग्रीन हाउस गैस है। ठीक, चलिए, करो कारों में तय की गई दूरी मापने के लिए निम्न से किसका प्रयोग किया जाता है, ओडोमीटर, वायु दाब मापी या डिस्टोमीटर या चाल मापी। बहुत ही आसान, बताइए, सोचिए सोचिए, थोड़ा सा ब्लर हो जा रहा है, एक मिनट रुकिएगा, ब्लर होने का उपाय भी है। अब नहीं होगा, कौन सा हो जाएगा सही आंसर, तो कौन सा हो जाएगा, तो हो जाएगा
जो है ओडोमीटर। कौन सा है? ओडोमीटर। इसमें क्या होता है कि जितना भी गाड़ी चलता मतलब कार चल रहा है, इससे हम लोग माप सकते हैं कि गाड़ी कितना चला है कितना नहीं चला है। ठीक है, किससे मापा जाता है? तो ओडोमीटर से। ठीक है, चलिए यह सवाल देखिए, दूध के नमूने की शुद्धता मापने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? इतना आसान आसान सवाल पूछा था। ठीक है, चलिए, दूध की नमूने की शुद्धता को मापने के लिए निम्न से किसका प्रयोग किया जाता है, ये आपको बताना है। द्रव घनत्व मापी, वायु दाब मापी या इलेक्ट्रोमीटर, या इनमें से कोई नहीं। बताइए, कितना आसान है, आप तो देख ही रहे होंगे। तो किससे मापते हैं? लेक्टोमीटर से मापते हैं कि दूध का घनत्व कितना है, पतला है, मोटा है, गाढ़ा है। इससे पता चल जाता है क्या कि दूध में पानी मिलाया गया है या नहीं मिलाया गया। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए। यह सवाल है कि आयोडीन की कमी से कौन सा रोग जन्म देता है? आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है, सो बताना क्वेश्चन। इसमें से बताइए कौन सा? अल्प पोटेशियम रक्तता, घेंगा, अब्दु या रात्रि अंधता। तो बहुत ही आसान सवाल, कौन सा रोग होता है? आप लोग तो पढ़े ही होंगे। ऐसा है, नहीं पढ़े हैं? तो कौन सा रोग होता है? कौन सा घेंगा रोग होता है। क्या होता है? यहाँ पर जो है, यहाँ पर फूल जाता है। ठीक है, चलिए, अंतर्जलीय वस्तुओं की दिशा और गति मापने के लिए निम्न में से कौन से उपकरण का प्रयोग किया जाता है? अंतर्जलीय या वस्तुओं की दिशा या गति मापने के लिए निम्न में से कौन से उपकरण का प्रयोग किया जाता है? सिलिकॉन डायोड, द्रव्य घनत्व मापी या चाल मापी या सोनार, किससे मापा जाता है? बताइए। तो किससे मापा जाता है? जैसे नाव वगैरह पानी में चलता है तो उसको कैसे जाना है कितना गड्ढा है, कितना क्या आगे बर्फ है, आगे पत्थर है या चट्टान है, किससे पता चलता है? तो ये पता चलता है सोनार से। क्या पता चलता है? सोनार। SONAR, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, सो बताइए आप लोग। क्या होता है? साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। क्या होता है? साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। ठीक, चलिए ये रहा आपका सवाल। अगला सवाल देखिए। सवाल है कि कोशिका में प्रोटीन कहाँ संश्लेषित होता है? बताइए, कोशिका में प्रोटीन कहाँ संश्लेषित होता है, यह सवाल पूछा है। कहाँ पे होता है? कोशिका भित्ति में, लाइसोसोम में या राइबोसोम में या क्रोमोप्लास्ट में? कहाँ पर होता है संश्लेषित? बताइए बताइए बताइए, कहाँ पर हो जाएगा? कहाँ पर होता है? तो यहाँ पे होता है राइबोसोम में। इसको क्या बोलते हैं? राइबोसोम को पता है कि नहीं पता है? तो राइबोसोम को क्या बोलते हैं? कोशिका की प्रोटीन फैक्ट्री। क्या बोलते हैं? कोशिका की प्रोटीन फैक्ट्री। ठीक है, और क्या बोल सकते हैं बताइए। आगे बढ़ते, अगला सवाल देखिए, ज्यादा कुछ नहीं बोलेंगे। ठीक, आप लोग ज्यादा समय चल जाएगा। ये देखिए, गर्मियों में मिट्टी के पात्र में रखा हुआ पानी निम्न संदर्ती के कारण ठंडा हो जाता है। मिट्टी से क्या होता है ना, घड़ा। ये देखिएगा, ये आपका घड़ा, इसमें पानी भरा हुआ है। ठंडा काहे होता है पता है? देखिएगा इसमें अगर थोड़ा देखिए बारीकी से तो थोड़ा हल्का 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 क्या होता है? छेदा होता है, यानी उसमें होल होता है। ठीक है, इसके कारण क्या होता है? किसके कारण होता है? तो देखिए यहाँ पर उस साइंस में भाषा बताना है आंसर। तो कौन सा हो जाएगा? पढ़िए तो। परासरण, प्रसार, वाष्पोत्सर्जन या वाष्पीकरण, किसके कारण होता है? तो क्या उसके कारण होता है? वाष्पीकरण के कारण यह ठंडा होता है, क्योंकि इसमें जो होता है ना, बहुत बारीकी बारीकी चीजें होते हैं। इसी कारण क्या होता है? ये पानी जो है ठंडा होता है। ठीक है, इसीलिए अभी गर्मी का मौसम में देखिएगा कि जगह जगह पर मटका रखा हुआ रहता है, उसमें नल का सिस्टम भी आ गया है। ठीक है, तो चलिए ये रहा आपका आज का क्लास।
और किन्हीं को भी यह पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ कहाँ मिलेगा? टीसीएस फाउंडेशन को टेलीग्राम चैनल बना हुआ है, वहां पर यह पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है, इसका जो लिंक है कहाँ पे है? तो लिंक जो है ये है कहाँ पे? डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, वहां पर जाके ज्वाइन कर लीजिए। अगर नहीं भी मिलेगा तो एक बार कॉल कर लीजिए, कॉल नहीं मतलब मैसेज कर लीजिएगा कमेंट बॉक्स में कि सर पीडीएफ नहीं मिला, तो आपको मिल जाएगा। कैसा लगा वीडियो आप लोग जरूर बताइएगा। और आज तो आज का क्लास इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।